फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। तो पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सी हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा कि जहां से पूरा ऑब्जेक्ट कंट्रोल होगा, राइट। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज द पॉइंट दैट बिहेव्स एज होल मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, राइट। ऐसा एक पॉइंट कि जहां से पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो कंट्रोल होगा, राइट। तो फॉर रिजिड बॉडीज सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी इट इज इंडिपेंडेंट। तो रिजिड बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा वो जो बॉडी का स्टेट होगा उससे इंडिपेंडेंट होगा, whether it is in rest or in accelerated motion center of mass will remain same, right। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम के पास m1 से लेकर mn तक डिफरेंट पार्टिकल्स मासिस है और पोजीशन वेक्टर सभी n पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर r1 से लेकर rn तक है। तो वहां पर सेंटर ऑफ मास की जो फॉर्मूला होगी वो होगी m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अप टिल mn अपॉन टोटल मास ऑफ होल सिस्टम मीन्स m1 टू mn। अब इसको शॉर्ट वे में अगर लिखे तो सिग्मा लिख सकते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई, राइट, अपॉन सिग्मा एम आई। मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर वाला सिग्मा एम आई है वो तो पूरे सिस्टम का ही मास है, राइट। अगर तीन कोऑर्डिनेट्स में सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला लिखी जाए तो पहला आएगा m1x1 m2x2 अप टू mn और नीचे तो सारे मास का समेशन, राइट। तो वो फॉर्मूला को अगर शॉर्ट कर दे तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n एम आई एक्स आई अपॉन मास ऑफ होल बॉडी। सिमिलरली वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास तो m1y1 टिल mn अपॉन सम ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम, राइट। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा एम आई। और वैसे ही z के लिए भी सेम चीज, राइट। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सिर्फ दो ही पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला, तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 इज इक्वल टू m2d अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2 इज इक्वल टू m1d अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल। फ्रॉम m1 तो m2d एंड फ्रॉम m2 m1d, राइट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 are r1 and r2 रिस्पेक्टिवली। तो अगर m1 ऑब्जेक्ट है तो ओरिजिन से वो जो m1 मास है उसका डिस्टेंस r1 है और ओरिजिन से m2 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस r2 है, राइट। तो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो फॉर्मूला होगी आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो ये सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला हो गई। जब कभी भी ओरिजिन से हम लोग सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला लिख रहे हैं तब की ये फॉर्मूला है। अगर सेंटर ऑफ मास हमारा v सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, मोशन में है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा m1 ऑब्जेक्ट और m2 ऑब्जेक्ट दोनों ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास vcm इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर वेक्टर लिखना सही होगा, वेक्टर v1, यहाँ पर होगा वेक्टर v2, राइट। सिमिलरली अगर हमारा ऑब्जेक्ट कुछ एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है तो अगेन m1 विथ a1 एक्सेलरेशन, m2 विथ a2 एक्सेलरेशन, तो सेंटर ऑफ मास का भी खुद का एक एक्सेलरेशन होगा।
तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m1a1 राइट प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2 राइट. सो सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, पूरा ही अलग सिस्टम है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. इट मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट इफ इनिशियली इट वाज एट रेस्ट. और अगर कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा. राइट. द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उस जगह पे डिस्प्लेस होगा जिस जगह पे मास ज्यादा होगा. राइट. तो it exactly depends on shape, size and distribution of the mass of the body. The center of mass lie within the object. Right. मतलब ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम ऑब्जेक्ट के अंदर ही होगा. सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है. राइट. तो हर बार सेंटर ऑफ मास हमें ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलने वाला, वो बाहर भी हो सकता है. तो सिमेट्रिकल बॉडीज के सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सिमेट्रिकल बॉडीज में होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो मास द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी. इस फॉर एग्जांपल ट्राइंगल. राइट. तो ट्राइंगल में सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, सर्कल पे सेंटर ऑफ मास सर्कल में होगा. राइट. सेंटर पे. देन स्क्वायर में सेंटर ऑफ मास राइट सेंटर पे होगा. तो ये सारे सिमेट्रिकल बॉडीज है और होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन मास इक्वली डिवाइडेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी पे होगा. राइट. देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट रिमेन्स अनचेंज इन रोटेटरी मोशन. अगर मान लीजिए कि ये जो सर्कल है वो रोटेट हो रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा. ट्रायंगल भी मान लीजिए कि रोटेट हो रहा है तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होने वाली. पोजीशन कब चेंज होगी, जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तब. तो पहला है ट्रांसलेशन मोशन. रिजिड बॉडी जब प्योर ट्रांसलेशन मोशन करता है, मतलब कि प्योरली वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो सारे पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे. राइट. उसी वेलोसिटी के साथ. तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन. फिर आता है रोटेशनल मोशन. तो जब रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में सर्कुलरली मूव करेगा एक पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग. राइट. तो वहां पर उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन. देन रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी मतलब कि एक ऐसी सॉलिड बॉडी कि जिसके दो पार्टिकल के बीच, कोई भी दो पार्टिकल के बीच कभी भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा. क्योंकि रिलेटिव मोशन होगा तो उसको रिजिड हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि रिजिड बॉडी मतलब टफ बॉडी कि जिसका दो पार्टिकल का कभी भी रिलेटिवली मोशन नहीं होगा. हाँ, दोनों एक साथ जा सकते हैं, दोनों एक साथ रेस्ट पे रह सकते हैं, दोनों पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, बट दोनों में रिलेटिवली चेंजेस कभी नहीं होगा. सो दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी. सो जनरल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ बोथ द ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन. फिर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. राइट. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट डिनोटेड बाय कैपिटल आई, नॉट कैपिटल एल. दिस इज रॉन्ग. So the inertia of rotational motion is called moment of inertia. रोटेशनल मोशन की इनर्शिया मतलब कि ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होना चाहता, अपनी जो स्टेट है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑपोजिस एनी चेंज इन इट्स state of rotation about an axis.
The moment of inertia of a body about a given axis is equal to the sum of the products of the masses of its constituent particles and square of their respective distances from the axis of rotation। यहाँ पर अगर मैं ये पूरे सेंटेंस को अगर सम अप करूँ तो यहाँ पर इक्वेशन के बारे में बात बोली गई है और वो इक्वेशन है I इज इक्वल टू कैपिटल M R स्क्वायर, जहाँ पर ये जो M है दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड R है जो भी मोमेंटम इनर्शिया जो भी एक्सिस से हम लोग फाइंड कर रहे हैं उस एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैंने तीन अलग अलग पार्टिकल्स को ध्यान में लिया है, ये M1, यहाँ पर M2 और यहाँ पर M3। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस से रोटेट हो रहा है, तो ये M1, M2, M3 भी रोटेट होंगे और M1, M2, M3 भी के भी इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर्स हैं R1, R2, R3। तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि सबका सम, सबका एडिशन कर देना है। तो पहले पॉइंट के लिए M1 R1 स्क्वायर, दूसरे पॉइंट के लिए M2 R2 स्क्वायर और तीसरे पॉइंट के लिए M3 R3 स्क्वायर, राइट। तो सिग्मा सबका सम मतलब सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट की अगर बात की जाए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और डायमेंशनल फॉर्मूला उसके ऊपर से किलोग्राम मतलब M1 एंड मीटर स्क्वायर मतलब कि डिस्टेंस का स्क्वायर तो L2। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। तो पहला है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पोजीशन क्या है, फिर ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। So the physical significance of the moment of inertia is same in rotational motion as the mass in linear motion। फिर आता है the radius of gyration। So what is this radius of gyration? तो root means square distance of its constituent particles from the axis of rotation is called the radius of gyration of a body। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी को हम लोग कैपिटल के से डिनोट करेंगे। कैसे लिखेंगे? तो अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर एक पार्टिकल का डिस्टेंस, राइट, फ्रॉम द एक्सिस, दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस Rn पार्टिकल का डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये हमें देगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी कैपिटल M and square of its radius of gyration gives the same moment of inertia of the body about rotational axis। तो K एक सम अप वैल्यू है सारे पोजीशन वेक्टर्स का, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला हो जाएगी I इज इक्वल टू M के स्क्वायर, और अगर रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो K को सब्जेक्ट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ I अपॉन M मिलेगा, राइट। सो K इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I अपॉन कैपिटल M, राइट। देन पैरेलल एक्सिस थियरम। तो पैरेलल एक्सिस मतलब कि यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सिस को फिक्स रखेंगे और दूसरा एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, राइट, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो the moment of inertia of any object about any arbitrary axis is equal to the sum of moment of inertia about a parallel axis passing through the center of mass and product of mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two axes। तो मैथमेटिकली इसको अगर लिखना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I इज इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस डिस्टेंस के हिसाब से mr स्क्वायर होगा, राइट। तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आर्बिट्री एक्सिस, वो फाइंड करना है। ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस विच पास थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और R जो दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। फिर आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम में मान लीजिए कि हमें Z के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है,
तो z के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अदर परपेंडिकुलर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द z। मान लीजिए कि x के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, मतलब कि यहां पर आ जाएगा आई वाई प्लस आई जेड, और वैसे ही आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड, राइट। तो यहां पर आई एक्स और आई वाई क्या है, आई एक्स और आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली which lie in the plane lamina and intersect each other. So ये जो theorem है, theorem of parallel axis, is applicable for any type of rigid body whether it is a two-dimensional or three-dimensional, while theorem of perpendicular is applicable for laminar type or two I-dimensional bodies only, right. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होमोजीनियस रिजिड बॉडीज, तो अब सिमेट्रिकल बॉडीज थोड़ी होंगी। तो पहला है रिंग। रिंग में से जब एक्सिस पास होगी रिंग के परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जहाँ पर एम मास ऑफ द रिंग और आर रेडियस ऑफ दैट रिंग। अगर उसी रिंग में से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उसके टेंजेंट में से अगर पास हो रहा है, तो तब फॉर्मूला हो जाएगी आई टी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, राइट। अगर रिंग के अब रिंग के पैरेलल और टेंजेंट में से एक्सिस पास हो रही है, तो आई इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होगी, राइट। आई इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। फिर अबाउट अ डायमीटर, डायमीटर रह गया, तो डायमीटर से अगर एक्सिस पास हो रही है तब फॉर्मूला होगी 1/2 एम आर स्क्वायर, राइट। तो अलग अलग एक्सिस के ओरिएंटेशन से चेंज होकर फॉर्मूलाज भी अलग अलग होगी, राइट। अबाउट एन एक्सिस पास थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और सेंटर में से पास हो रही है, तो आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने प्लेन लिया, प्लेन के हिसाब से मतलब कि यहाँ पर हमने डिस्क लिया है, यहाँ पर ये रिंग नहीं है, क्या है, डिस्क है, राइट। अब टेंजेंट और परपेंडिकुलर जो हमारी एक्सिस है वो टेंजेंट भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो वहाँ पर फॉर्मूला होगी 3/2 एम आर स्क्वायर। अब पैरेलल है और टेंजेंट भी है, तो वहाँ पर फॉर्मूला होगी 5/4 एम आर स्क्वायर, राइट। फिर डिस्क में से भी डायमीटर में से एक्सिस पास हो रही है, तो वहाँ पर होगी 1/4 एम आर स्क्वायर, राइट। ओके, नाउ रॉड, रॉड के यहाँ पर अभी हमें एकदम यस, तो एक्सिस पास थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट, सेंटर में से पास हो रही है और परपेंडिकुलर में से, तो वहाँ पर फॉर्मूला होगी ml²/12 रॉड के लिए, राइट। तो यहाँ पर हाँ, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो यहाँ पर थोड़ा सा फिगर में अदल बदल हो गया। यहाँ पर ये जो फिगर है ये इसके अकॉर्डिंग है और ये फिगर इसके अकॉर्डिंग है, राइट। तो बी का मतलब कि ये वाला जो केस है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12, और ये वाला जब केस होगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3, राइट। नाउ फॉर सॉलिड सिलेंडर, राइट। तो सॉलिड सिलेंडर में जियोमेट्रिकल एक्सिस में से एक्सिस पास हो रही है, तो तब फॉर्मूला होगी mr²/2, r इज द रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर। अब टेंजेंट में से पास हो रही है, सी फ्रॉम हियर, तो वहां पर होगा 3/2 इंटू एम आर स्क्वायर। अब उसके परपेंडिकुलर सेंटर में से पास हो रही है, तो वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस mr²/4। फिर एक एंड में से परपेंडिकुलरली पास हो रही है, तो ml²/3 प्लस mr²/4। देन एक प्लेन है हमारे पास,
जिसकी थिकनेस b है और लेंथ l है, और वहाँ पर जो एक्सिस पास हो रही है वो उसके सेंटर और परपेंडिकुलर से पास हो रही है, राइट। यहाँ पर सेंटर और परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला होगी I इज इक्वल टू एम ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12। देन नाउ हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल में से डायमीटर से अगर पास हो रही है तो वहाँ पर फॉर्मूला होगी 2/3 mr²। अगर किसी एक टेंजेंट से एक साइड से पास हो रही है तो वहाँ पर फॉर्मूला होगी 5/3 mr², राइट। अब सॉलिड स्फीयर के अकॉर्डिंग, तो सॉलिड स्फीयर में अगर डायमीटर से एक्सिस पास हो रही है तो 2/5 mr², अगर एक टेंजेंट से पास हो रही है तो 7/5 mr²। तो ये सारी अलग अलग सिमेट्रिकल शेप्स के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज थे। नाउ जैसे कि हमने आगे पढ़े थे इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो वहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन थे। अब यहाँ पर रोटेशनल मोशन है तो उसके भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। और फर्स्ट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 0 इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा is angular acceleration and t is timing. Then second equation of motion, theta is equal to omega 0 t plus half alpha t square. Theta is angular displacement, omega 0 initial angular velocity t time 1/2 alpha, alpha that is angular acceleration, right. And now third equation of motion, omega square is equal to omega 0 square plus 2 alpha theta, right. Now we know all the terms. देन टॉर्क, टॉर्क एक ऐसा फोर्स है कि जिससे ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव करेगा। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, फॉर्मूला होगी टाउ, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अब क्रॉस यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर होगा आर एफ साइन थीटा, और ये जो एन है, एन हैट, इट इज एक्चुअली एन हैट and that indicates unit vector and represent direction of tau. So torque एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो अगर फोर्स का नेचर है ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का तो वहां पर पॉजिटिव होगा। अब यूनिट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आर क्या है, डिस्टेंस है, एफ क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन इंटू मीटर ऐसा यूनिट हो जाएगा। और डायमेंशन उसके ऊपर से डायमेंशन होगा m1L2T-2। इट इज द एग्जैक्टली डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क, सेम एज, राइट। टॉर्क की दूसरी फॉर्मूला भी है एंड दैट इज टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, राइट। फिर उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम। तो द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि फोर्स में था द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, तो द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। तो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला होगी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, और दूसरी फॉर्मूला होगी एम वी आर, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की ये एक और फॉर्मूला है, वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम वेक्टर पी, और उसी वजह से वेक्टर एल इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर आर क्रॉस एम वेक्टर वी, राइट। इट इज रिटन हियर सी। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस एम वी वेक्टर वी। अब इसके यूनिट की बात करें तो जूल इंटू सेकेंड, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T-1। तो टॉर्क और कुछ नहीं है, जैसे कि फोर्स में क्या था, तो फोर्स मतलब के dp अपॉन dt, डेरिवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस फोर्स, तो डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस टॉर्क, राइट। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा
तब उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड रहेगा. तो टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, then L is equal to I omega, it is constant, so that's why we can write I1 omega is equal to I2 omega. जैसे लीनियर इम्पल्स था वैसे ही एंगुलर इम्पल्स भी है. एंगुलर इम्पल्स मतलब के टोटल इफेक्ट ऑफ अ टॉर्क अप्लाइड ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इन गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर इम्पल्स. जैसे लीनियर इम्पल्स फोर्स पे डिपेंडेंट था, एंगुलर इम्पल्स टॉर्क पे डिपेंडेंट है. तो एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन गिवन टाइम. सो J इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to delta L tau dt and that is LF minus LI, final angular momentum minus initial angular momentum, that gives us angular impulse capital J, right.